प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल की और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत की। PDM इत्तेहाद के तहत मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत संभाली और जब हुकूमत संभाली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही हाल था जो आज 6 महीने बाद मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों का है। कल के जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें इसमें कोई शक नहीं कि ये 8 की 8 सीट्स नेशनल असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीट्स थी। उनमें से 2 वो हार के, 6 जीत के, 2 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया है। और पिछले दिनों जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हुए वो 20 सीटें थी, 20 में से 15 खान साहब जीते थे। उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल थी वो ये थी कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये वोट चूंकि उनका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे भी बड़ा सरप्राइज दिया। इस पूरे अमल में मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पूरे मामले में फायदे में रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो भरपूर फायदा हुआ। हुकूमत से निकाले जाने के बाद वो और मजबूत हुए, अवामी जो हिमायत है वो खान साहब को मिली और उनकी जो नाकामियां थी शायद वो कुछ वक्त के लिए वो सारी चीज़ें वो अंडर द कारपेट हो गई हैं और वक्ती ये फ़ायदा इमरान खान साहब को जा रहा है। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। थैंक यू सर। सर आपके साथ हमारी उस वक्त भी बात हो रही थी जब PDM जो है वो तहरीक अदम-ए-अतवाद ला रही थी। तहरीक अदम-ए-अतवाद के बाद आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इस तरह हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए और नवाज शरीफ साहब ने पहली मीटिंग हुई थी जब PDM इत्तेहाद की हुकूमत तहरीक अदम-ए-अतवाद की कामयाबी के बाद, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि फौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, हमें इसको लंबा नहीं करना चाहिए हुकूमत को, और चूंकि ये हमारे लिए मुसीबत बनेगी। आज हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं। उस वक्त आप भी बोलते थे, आप जैसे जो लोग थे दो टोक राय रखने वाले जो स्टेट बात करते कि हमें नहीं रहना चाहिए, हमें फौरी इलेक्शंस में चले जाना चाहिए, लेकिन हालात बदले। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो बोझ है वो इतना पड़ गया आपके ऊपर कि बुरी तरह शिकस्त हो रही है, हर लिहाज पे नाकामियां हो रही हैं। IMF के वाले से हम देखें तो ठीक है, किसी हद तक बेहतरी है, लेकिन ओवरऑल मासिस में अगर हम देखें 2018 के इलेक्शंस टेम्पर्ड इलेक्शंस कहा जाता था कि ये ROs के इलेक्शंस हैं। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस वक्त खान साहब को सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद वो सीटें जीत रहे हैं, जो कि ज़रा जमहूरियत में वोट ही पैमाना होता है। और कल के जो नताइज हैं, फिर पंजाब के जो पिछले ज़मीनी इंतखाबात में नताइज आए, उन सबको मद्देनजर रखें अगर हम, तो खान साहब की जो जलसों में मकबूलियत थी वो सही मानों में वोटर्स में भी कन्वर्ट हुई है। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को यासीन आज़ाद साहब? देखें, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब एक तरफ तो असेंबली से कहते हैं हम इस्तीफे दे चुके हैं और दूसरी तरफ से इंतखाबात में वो हिस्सा लिया उन्होंने जी। अब 8 की 8 सीटों पे इमरान खान बजाते खुद कैंडिडेट बन के आए हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं दिए। ठीक, दुनिया को पता है कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर आप एक ही सीट रख सकते हैं, 2 सीटें नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते। ठीक है। इमरान खान साहब को शायद ये पता था कि अगर हम कैंडिडेट हर सीट पर देते हैं, जिस तरह मुल्तान में दिया गया जी, तो मुल्तान में जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून ने भी PP का साथ दिया और अच्छे खासे माध्यम से इमरान खान साहब को शिकस्त हुई मुल्तान से। हाँ, कराची में देख लें, कराची में भी तकरीबन 10,000 की लीड से उनको मार पड़ी जी। तो ये 8 सीटें किसकी थी? इमरान खान साहब की थी, जिनमें से 2 सीटें तो उन्होंने कौमी असेंबली में खो दी। ठीक है। अब रह गया पंजाब में 3 सीटें थी, वो 3 सीटें भी इमरान खान के आदमियों ने छोड़ी हुई थी, जिसमें से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले गई और 2 वो ले गई। ठीक है। आप वोटों का कंपैरिजन करें कि इमरान खान ने जहाँ कहीं भी पंजाब से इलेक्शन लड़ा या KPK से लड़ा या मौलाना फजलुर रहमान के आदमी के मुकाबले में लड़ा, ऑलरेडी 3,000-4,000 या 5,000 वोटों का फर्क है। अब इन सीटों पे कल फिर एक दफा जो है ना, इमरान खान ने ये सीटें नहीं रख सकते, उन्होंने फिर सीट छोड़नी है, सीट एक ही रखनी है। यासीन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खान साहब ने ये कहा भी और इलेक्शन से पहले भी वो ये कह रहे थे, यानी ये जो 8 सीटों पे इलेक्शन के हम नहीं बैठेंगे, वो बताना ये चाह रहे थे और जो पैगाम देना चाह रहे थे, उन्होंने जलसों में भी ये कहा कि हमने नहीं बैठना, लेकिन हम ये बताएंगे, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और उसकी
जो पार्लियामेंट है उसको नहीं मानते। उन्होंने ये वाजे करने की कोशिश की कि देख लें अवाम मेरे साथ है, सबको पता था, वोटर्स को पता था कि ये जैसी इलेक्शन हम जीतेंगे, ज़ाहिर खान साहब ने एक ही सीट रखनी है, उसके अलावा बाकी फिर इस्तीफे देने हैं, वो करना है, दोबारा इलेक्शन होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं थकाना चाहता हूँ हुकूमत को, और वो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस पूरे अमल में अब भी नवाज शरीफ साहब ने जो कल के नताइज आए हैं उससे भी वो खुश नहीं है, मरियम बीबी भी खुश नहीं है। कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की खराब हो रही है, डैमेज आपका हो रहा है, और आप ही के अंदर, आप मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बातें हो रही हैं कि शायद जरदारी साहब हमारे साथ हाथ करके, फायदा तो अल्टीमेटली जरदारी साहब को हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फायदा उठा ही रही है, लेकिन सारा फायदा जो है वो नून लीग के बजाय आसिफ अली जरदारी साहब का हो रहा है, और उनका कुछ गया भी नहीं इस पूरे अमल में। देखें, कौमी असम्बली में हमारी सीटें कम थी, तो ये 2 सीटें जो पीडीएम की आई हैं उसकी वजह से सीटें बढ़ गई, तकरीबन 2 का मार्जिन हमें कौमी असम्बली के अंदर मजीद मिला, हमारी पोजीशन वहाँ ज्यादा मजबूत हुई। ये बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में अगर आप कंपेयर करें कि पंजाब की जितनी सीटों पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुकाबला किया, इवन वो खातून 70,000 से ज्यादा वोट ले गई। सही, बिल्कुल ठीक। अगर यासीर साहब, आप ये जो नंबर्स बता रहे चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अभी आपको 20 सीटें और भी मिल जाएं, चूंकि 6 महीने 8 महीने रह गए इलेक्शंस को, तो इलेक्शन तो वैसे भी होने हैं, और आपकी हुकूमत जो है वो खान साहब गिराने का इरादा रखते भी नहीं है, वरना सदर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अगर कहें तो ज़ाहिर आपको शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इस तरह तो वो जाना ही नहीं चाह रहे। ओवरऑल जब हम देखते हैं वो चाह रहे हैं कि हम प्रेशर बिल्ड कर सकें, अपनी मर्जी को कुछ इस्लाहात करवा सकें, फैसले करवा सकें, तो आपको नहीं लगता कि इस सारे अमल में अगर साल बाद इलेक्शंस होते हैं, इस महंगाई के साथ, इस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस में जाएगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। देखें, महंगाई के बावजूद जो है पंजाब में जो वोट बैंक पर आया है वो आपके सामने है कि कितना अच्छा वोट बैंक वहाँ आया जी है। जी। अगर मसलन इमरान खान बजाते खुद इलेक्शन न लड़ रहा होता और पार्टी के लोगों को टिकट दिया होता तो शायद पोजीशन अदरवाइज होती। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैं वाजिया तौर पे कहता हूँ। जी जी। ठीक है, इमरान खान साहब की आज तक लोग उनको लाइक करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इमरान खान जब किसी को कैंडिडेट बना के सामने लाएगा तो जिस तरह वो पंजाब के अंदर लोगों का वोट आया, इवन फैसलाबाद में आप शेर अली को वोट दें, वो एक खातून है, उनके वोट बैंक को देखें 70,000 को उससे ज्यादा क्रॉस किया। यहाँ अगर इमरान खान साहब अपने कैंडिडेट देते तो शायद उनकी 6 सीटें भी उनको नहीं मिलती। तो अब सवाल ये बताता है कि कल दोबारा अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 6 सीटों पर इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा ना, किसी न किसी को पार्टी टिकट देंगे। सही। वो पार्टी टिकट देने के बाद अगर इमरान खान के हाथ से वो सीटें चली जाती हैं तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि लोग सिर्फ इमरान खान को पसंद करते हैं, उसकी पार्टी को पसंद नहीं करते? लेकिन यासीन साहब, 1.5 महीना पहले जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें 20 की 20 सीटों पे तो इमरान खान साहब नहीं थे, लेकिन वहां पे देखे ना लोगों ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। यहाँ पे भी अगर खान साहब हिकमत अमली चेंज करते हैं, जो आप गिलानी साहब वाली गिलानी फैमिली और कुरैशी फैमिली की जो बात कर रहे हैं, वहां पे ज़रा वो उस सीट का ही आप बहुत बेहतर जानते हैं, वहां मामला कुछ और था। खान साहब के कैंडिडेट की बात नहीं थी, वो विद इन अ पार्टी मुखालफत भी थी, ज़रा एक इश्यूज होते हैं। तो वो 2 बड़े खानदानों की जंग थी, वो एक जीत गया, दूसरा हार गया। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो सर बयानिया तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिक रहा है, लेकिन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और मुस्लिम लीग नून क्या प्लान कर रही है, कैसे इस पूरे डैमेज को और इनके जो बयानिए को है उसको रोका जा सकता है? देखिए सर, इस वक्त महंगाई का भी मामला आप देख लें, डॉलर आसमान से कहाँ आ गया, डॉलर के अलावा पेट्रोल के रेट गिर रहे हैं। जी जी। पेट्रोल के रेट और कम, महंगाई भी कम हो रही है। ठीक है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? जो मौजूदा हुकूमत है उसी को जा रहा है ना। जी जी बिल्कुल, और तो नहीं जा रहा। तो आपको लगता है अगले डार साहब अगले 4-6 महीने में इकोनॉमी इतनी बेहतर कर देंगे कि जब आप इलेक्शंस में जा रहे हैं तो आप बता सकें कि डॉलर इतना था, महंगाई इतनी थी, हमने कम कर दी? देखें, इलेक्शन में अगर मियां नवाज शरीफ अगर पार्टी को यहाँ लीड करते हैं पाकिस्तान के अंदर जी, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप हैरान खबर सुनेंगे, मियां साहब आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। सही। तो ये मामला जो है काफी हद तक हालात बेहतर हुए हैं। आप राना सनाउल्लाह के मतलब हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है, जी जी, जो जुमले है अदालतों ने पास किए हैं वो आपके सामने है। ठीक है। अभी इमरान खान साहब के 1 या 2 आदमियों को झटका लगा ना,
تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب وہ جھٹکے مار رہے تھے اس وقت زیادتی نہیں ہو رہی تھی. صحیح. اب یہ ایک نعرہ جو ہوتا ہے سر، پاکستان میں ہر جماعت کا ایک نعرہ رہا. کبھی کبھار ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے کراچی میں نمبر 1 پہ ہوتی تھی، بعد میں جمعیت علماء پاکستان آئی، وہ نمبر 1 پہ چلی گئی. تو وقت کے حساب سے پاکستانی عوام اپنا مزاج. یاسین صاحب جاتے آتے یہ بتائیے گا، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بیانیہ بنایا جاتا ہے اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا ہے، 2016 میں ہم نے دیکھا جب آپ نے آفیشلی مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون پیک پہ تھی اور ظاہر ہے میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا عدالتی فیصلے کے بعد. پیناما کا جو معاملہ بنا تھا پورا، اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا. لوگ تھے سڑکوں پہ، جس طرح آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑا اچھا ماحول تھا. جب کمپرومائز کیا انہوں نے اپنے اس نیریٹو پہ، اور ابھی ظاہر ہے 12 اکتوبر گزری ہے، اور اس وقت بھی 12 اکتوبر کو بھی میاں صاحب نے پیغام دیا کہ ہمیں اس دن سے سیکھنا چاہیے. تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور اسی مینڈیٹ کو جو اس کو پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چوری شدہ ہے، ٹیمپر شدہ ہے، اس کے ساتھ آپ اقتدار میں بیٹھیں گے تو ظاہر آپ کمپرومائز کریں گے بہت ساری پوزیشنز پہ، بہت سارے ایشوز پہ، تو وہ پھر آپ کی جو مہم ہے یا آپ کا جو نظریہ ہے وہ بھی تو ڈیمیج ہوتا ہے، وہ بھی تو داغدار ہوتا ہے. دیکھیں جہاں تک کمپرومائز کا تعلق ہے، صدر پاکستان نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کرنے کی بھرپور کوشش کی. یہی پرائم منسٹر جو آزادی کے نعرے لگا رہا ہے یہ بھی وہاں جا کے ملا. صحیح. اور آج بھی دن رات کی محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے اس کا کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہی زیادہ طاقتور چیز ہے. اور 2018 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو عمران خان صاحب کو جو سیٹیں دلائی گئی تھی وہ عمران خان صاحب نے میرٹ پہ نہیں جیتی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دلائی تھی. صحیح. اب 2023 کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس وقت کیا سچویشن بنتی ہے کیا نہیں بنتی. یہ بائی الیکشن میں سیٹیں دے جانا، آپ نے کیا پایا؟ آپ نے تو 8 سیٹوں میں سے تو 2 سیٹیں کھو دی. ٹھیک ہے، لیکن یاسین صاحب وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا نا، تو اس بیانیے کو تقویت مل رہی تھی. اب شہباز شریف کا جو صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت نہیں مل رہی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ووٹ بھی نہیں پڑ رہے نا. اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، وہ اسی جارحانہ انداز میں اپنی کیمپین چلاتے ہیں تو آپ کو ووٹ پڑے گا، چونکہ ووٹ تو آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. لوگ اس چیز کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پاکستان میں چلتا ہے. آپ بہت سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ نے تحریک دیکھی. نواز شریف صاحب نے تو بیانیہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا نا سر، وہ تو آج بھی کہتے ہیں. لیکن وہ بیک فٹ پہ تو ہے نا. یہ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 12 اکتوبر 99 کی بات نہیں کی. ہاں، نواز شریف صاحب نے اس دن کی نسبت سے اس دن بیان بھی دیا. تو یہ کتنا فرق ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں سر، میں ایک بات بتا دوں کہ پنجاب کے اندر آج بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ انٹیکٹ ہے. عمران خان صاحب کے الیکشن جیتنے کی وجہ سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ختم ہو گیا. اگر انہی 6 سیٹوں میں یا 5 سیٹیں جو پنجاب کی تھی اس پہ جو ہے نا خالی عمران خان اپنے پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دیتا تو شاید جو یہ 6 سیٹیں ٹھیک ہے، نتائج مختلف ہو سکتے تھے. بہت شکریہ یاسین صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آپ بتا رہے تھے کہ اگر سچویشن بدل سکتی ہے، میاں صاحب واپس آتے ہیں، وہ لیڈ کریں گے پارٹی کو، اور 2023 کے الیکشنز جب بھی ہوں، وہ الیکشن جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، وہ لیڈ کریں پارٹی کو، تو ہی چیزیں بدل سکتی ہیں. ادروائز مریم بی بی کی جب آپ بات کرتے ہیں جی بی الیکشنز میں، وہ الیکشن بھرپور انہوں نے کیمپین چلائی، لیکن وہاں پہ الیکشنز ہار گئے مسلم لیگ نون. کشمیر کے جو حالیہ الیکشنز ہوئے اس کے اندر چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور بھرپور کیمپین چلائی، بڑے تگڑے جلسے تھے، اور ان جلسوں کو ہم نے کور بھی کیا. وہاں پہ مریم بی بی گئیں، لیکن مسلم لیگ نون جو حکومت میں تھی وہ تیسرے نمبر پہ آئی، پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے، پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ. پنجاب کے ضمنی انتخابات میں مریم بی بی نے بھرپور کیمپین چلائی. 20 سیٹوں پہ جو انتخابات ہو رہے تھے، اور وہاں پہ پوری طرح بدترین شکست ہوئی. 20 میں سے 16 سیٹیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے اڑی. اس میں اس وقت جو انتخابات ہو رہے تھے 8 نیشنل اسمبلی کے اور پنجاب میں پی ایس کے، اس کے اوپر بھی بھرپور کیمپین چلی. حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز ہوتی تھی، دوسری طرف خان صاحب کے خلاف آڈیو لیکس کا معاملہ، ویڈیو لیکس کا معاملہ، اور فارن فنڈنگ، بڑے الزامات لگتے تھے. 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس، پورا پینل بیٹھتا تھا. اس کے باوجود عوام نے جو ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اور وہاں پہ بھی مریم بی بی کو
जो है वो शिकस्त हुई, उनकी पॉलिसीज को शिकस्त हुई। और अब लोग कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब लीड नहीं करेंगे और भरपूर तरीके से कैंपेन नहीं करेंगे, आकर मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन खुद वोट को इज्जत दो का जो बयानिया सेट किया था नवाज शरीफ साहब ने, वो बयानिया अब ये हुकूमत उसका साथ या उस बयानिए को लेकर चलने को तैयार नहीं, चूँकि हुकूमत जो है खुद मिलजुल कर सब ने, चूँकि जावेद लतीफ़ साहब के बयान मौजूद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये वो, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि हमें धक्का दिया गया और ज़बरदस्ती हमें इक़्तिदार दिया गया। तो जब आप इस तरह के बयानिए के साथ, मुतज़ाद बयानिए के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको वोट नहीं देते। और सबको, आवाम को भी पता चल गया कि आप सिर्फ अपने करप्शन से, जैसा खान साहब कह रहे हैं कि NRO 2 दिया गया, NRO 2 है, आप अपने आप को बचा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो आवाम के लिए नहीं है, आपकी जो तरजीहात है वो महंगाई नहीं है, आपकी तरजीहात अपने केसेस मिटाने थे और वो केसेस ख़त्म हुए, आप अपना माल और अपनी आल बचा रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कभी भी बयानिया नहीं बनता और अग्रेसिव बयानिया नहीं बनता। जब अग्रेसिव नैरेटिव बिल्ड नहीं होता तो फिर आपको वोट भी नहीं पड़ते। और इस वक्त जिस तरह खान साहब चीज़ें लेकर चल रहे हैं, वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उनका प्रेशर जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है। लोग उनको देखना चाहते हैं इलेक्शंस में अगला वज़ीर आज़म के तौर पे। और खान साहब से जो हमारी मुलाकात भी हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि मैं अवामी ताकत के साथ डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, और जब तक अवामी ताकत मेरे साथ होगी और मैं अब किसी किस्म का, और जो उन्होंने खुद बयान भी दिया था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, बेइख्तियार वज़ीर आज़म था, तो बेइख्तियार वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर मुझे अक्सरियत मिली भी और मैं मेरे पास इख्तियारात नहीं हुए तो इक़्तिदार में नहीं बैठूंगा, हुकूमत इस तरह नहीं होगा। तो ये वो इश्यूज हैं जो खान साहब समझ रहे हैं कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि आपके पास इक़्तिदार हो तो इख्तियारात भी हों, इख्तियारात होंगी तो इस्लाहात हो सकेंगी। और रूल ऑफ लॉ, बार बार वो लफ्ज़ दोहराते रहे। हमारी जो उनके साथ मीटिंग थी कि रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर सियासतदान, MP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। खान साहब अकेले मैदान में थे और दूसरी तरफ 13 जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और पूरा माहौल बना हुआ था, प्रोपेगेंडा चल रहा था। उन तमाम इश्यूज के बावजूद खान साहब ने जबरदस्त, अवाम ने उन पर भरोसा किया, कामयाबी मिली। अगला प्लान क्या है कुरैशी साहब? कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? कुरैशी साहब तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। कोशिश करेंगे कुरैशी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके और उनसे जाने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप क्या सोच रही है। बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा और जो एक मोमेंटम बनाया इमरान खान साहब ने और आवाम को सड़कों पे निकाला और बड़े जबरदस्त पिछले अरसे में उन्होंने कोई 60 से ज्यादा जलसे किए और तगड़े जलसे किए। उन जलसों का रिटर्न हुआ, उनको उनका पे बैक मिला और उन्होंने जबरदस्त कामयाबी समेटी। कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है लेकिन मैं सुन रहा हूँ। कुरैशी साहब, मैं मुख्तसर सवाल करूंगा चूंकि वक्त बहुत कम है। किस तरह देखते हैं, बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिली, वो वोटर जो आपके साथ जलसों में आता था वो हमें कल जो है वो पोलिंग बूथ पे नजर आया, वो आपका सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट हुआ। पंजाब के 20 जो ज़िमनी इंतखाबात उसमें भी हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त कामयाबी आपको मिली। अगला प्लान क्या है और इससे कितनी मोटिवेशन मिली आपकी, जो खुद आप जो पार्टी लीडर्स हैं और आपकी जो टॉप हिरार्की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन रफीक, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम के हवाले से जो लोगों की राय थी कि ये एक हुजूम है, ये मुख्तलिफ इलाकों में, जुबानों में, मसालिक में बटे हुए लोग हैं जिनको एक कौम बनने में बड़ा टाइम लगेगा। इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल स्ट्रगल के इस 4 साल में, जिसमें 3.5 साल उनके जो गवर्नमेंट में थे और 6 माह इस बदतरीन अपोजिशन में, जिसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सियासी FIR दर्ज की गई आम वर्कर पर भी और हमारी टॉप लीडरशिप पे भी, बिलखुसूस इमरान खान साहब पर भी गद्दारी, 144, दहशतगर्दी, हर तरह के मुकदमात का इंदराज किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान पर एतमाद करके PDM की हुकूमत, PDM के अज़ाइम
और पीडीएम की सारी वर्किंग को मुस्तरद कर दिया। ये 16 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक रोशन दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। हमारा अगला लाहे अमल अब सिर्फ एक है कि इस मुल्क में अब एक तरह का रेफरेंडम हो गया। कराची, पिशावर, चारसरदा, मर्दान, पंजाब, साउथ पंजाब, हर जगह से लोगों ने इमरान खान पर इजहार एतमाद करके इस बात की तस्दीक कर दी, इस पे मोहर तस्दीक सख्त कर दी कि इमरान खान का मुतालबा इंतखाबात इस मुल्क में फौरन हो, उसको माना जाए। कुरैशी साहब, खान साहब ने आज कहा कि एक तो ये कि मैं अक्टूबर में ही मार्च का ऐलान करूंगा अगर इलेक्शन की तारीख इन्होंने अनाउंस ना की। आपको लगता है कि इस वक्त चूंकि प्रेशर है, और खान साहब से हमारी कराची जो उन्होंने जलसा किया था उससे पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी, उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है हालात देख के पोजीशन बदलती रहती है, और जो उनकी बातों से हमें अंदाजा हो सका कि ज़ाहिर पसे पर्दा मुलाकातें हो भी रही हैं, चीजें भी। खान साहब, आप इस नताइज के बाद और तगड़ी पोजीशन में आ गए हैं कि उनके पास ज़ाहिर स्टेक है इस पूरे मुल्क का, लोग उनके साथ हैं, लोग उनको वज़ीर आज़म अगला देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले इलेक्शन की तारीख जो है वो उसका ये हुकूमत ऐलान कर देगी? यकीनन मुझे यही महसूस हो रहा है। देखें, अवामी राय को सबूताज करना, अवामी राय को अंडर द कारपेट करना, अवामी राय को नजरअंदाज करना मुल्कों के लिए, कौमों के लिए बड़ा मोहलिक साबित होता है। हम तो वो बदनसीब लोग हैं जो ये बर्दाश्त कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं। हमें हर सूरत पाकिस्तान की अवाम के इस शऊरी फैसले को की तायद करनी चाहिए, और वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो रोल प्ले कर सकते हैं। और मुझे तवक्को है कि पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, यकीनन किसी एक आध जगह पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अदरवाइज हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान मजबूत हो। मां सिवाय पीडीएम की इस क्लास के जो पाकिस्तान पे एक साजिश के जरिए काबिज हुए, जिनका मकसद NRO 2 था, और अब तो इन्होंने अपने उस इरादे की तकमील भी कर ली। सही। वो तमाम करप्शन केसेस जो इन्होंने अपने अपने अदवार में एक दूसरे पर शुरू किए, और जिन केसेस पे 30 साल इन्होंने कौम का पैसा बर्बाद किया, एक तो करप्शन उन केसेस में हुई, और उस करप्शन उनको प्रोब करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो सब कुछ इनसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिकवर किया जाएगा। NRO 2 के बाद मैं समझता हूँ पीडीएम की लीडरशिप के पास अभी भी वक्त है कि वो अवाम की इस राय को अहमियत दें। जो लोग अवाम की राय को अहमियत नहीं देते, तो अवाम का ये फिर बिखरा हुआ समंदर जब बाहर निकलेगा, अवामी रेफरेंडम फिर उनके सामने होता है। हमने जो देखा कल के इंतखाबात में। बहुत शुक्रिया नज़ीर कुरैशी साहब, आप तफसीलात बता रहे थे और हिकमत अमली बता रहे थे कि आइंदा क्या होगा और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको इन नताइज की वजह से क्या बूस्ट मिला, और खासतौर पे जो इनकी मेहनत थी, जिस तरह के जलसे जुलूस किए जा रहे थे, जिस तरह अवाम सड़कों पे निकल रहे थे, वो वोटर्स में तब्दील हुए, और बड़ा जबरदस्त, चाहे कराची की बात हो, पेशावर की बात हो, पंजाब की बात हो, हर जगह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। और जो एक कुरैशी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, लगता है कि कौमी लीडर जो चारों सूबों में और जीबी और कश्मीर में यकसा मकबूल है, एक कौम बनते हुए, और एक अच्छा जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च की तरफ जाएगी। लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए खतरनाक हो सकता है। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, आने वाला वक्त ये तयन करेगा। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।